Hello everyone, welcome to the complete course of geography. My name is Kshitij. I am going to start this complete course of geography. जैसे कि आप देख रहे हैं इस कोर्स का मैंने नाम कंप्लीट कोर्स ऑफ ज्योग्राफी रखा है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग, जो कोर्स का लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा और इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, कहाँ से ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये मैंने कहाँ से कंटेंट लिया है और कहाँ कहाँ आप इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कौन कौन से एग्जाम्स में ये कंटेंट आपका एलिजिबल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स है ज्योग्राफी का। इसमें सिलेबस हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम इसमें फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम कोस्मोलॉजी पढ़ेंगे। कोस्मोलॉजी आपका कंप्लीटली अभी मैं बताऊंगा, सिंपली एक ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं। जितना भी यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड टर्म्स हैं लाइक प्लैनेट, सोलर सिस्टम, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कोस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। तो उस पार्ट को हम, छोटा सा पोर्शन रहेगा ये, उसको हम कोस्मोलॉजी में कवर करेंगे। देन उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थ की टोपोग्राफी को हम पढ़ेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे बना, अर्थ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक लैंडफॉर्म्स हैं, लाइक माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, लेक्स है, तो ये सब कैसे कैसे बने, पूरा एक कंप्लीट डिटेल प्रोसेस रहेगा। फिर उसके बाद हम ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर जितना भी पोर्शन ओशियन का है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या है, वहाँ के यूजेस क्या रहते हैं, वहाँ की कंडीशंस क्या क्या रहती हैं, तो वो सब हम ओशियनोग्राफी में कवर करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट क्लाइमेटोलॉजी पे चलेंगे और क्लाइमेटोलॉजी में अर्थ का जितना भी एटमॉस्फेयर रिलेटेड टर्म रहेगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स हैं, वहाँ क्या क्या टेम्परेचर्स रहते हैं, क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस होती है, उसको करेंगे। ये आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन रहेगा ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो आपको लैंडफॉर्म्स की टोपोग्राफी पता चलती जाती है कि कौन सी चीज कैसे हम बनती है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, तो एक सीक्वेंस रहता है उसको। फिर हम स्विच करेंगे उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पे। ये आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स रहेगा ये भी पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस रहेगा इसमें। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पे जाएंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी में पहले हम ज्योग्राफिकल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट करने के बाद कि इंडिया कैसे कैसे बना, पहले इंडिया का कौन सा पोर्शन बना। फिर उसके बाद हम रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया पे जाएंगे कि इंडिया में कौन कौन से टाइप्स के रॉक्स हैं हमारे पास और कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है सिलेबस का। फिर उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लेन्स पढ़ेंगे, प्लेट्यूज पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। इंडिया के अंदर ये जो जितने भी टोपोग्राफी लैंडफॉर्म्स की है वो सब हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पे स्विच करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पे स्विच करने के बाद पोर्शन आपका बचता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इंडिया की कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा रहता है, नॉर्थ में कैसा क्लाइमेट रहता है, साउथ में कैसा क्लाइमेट रहता है, कौन कौन से रीजंस रहते हैं जो अफेक्ट्स करते हैं मानसून को, रेनफॉल का क्या पैटर्न रहता है। उसके बाद और भी बहुत कुछ है इसमें, लाइक मिनरल्स हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं, कहाँ कहाँ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और आपके और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम इसमें सब कवर करने वाले हैं। फिर हम देन उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्विच करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का 50% पोर्शन अराउंड फिजिकल ज्योग्राफी से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी और ये और ओशियनोग्राफी दोनों ही पढ़ते हैं, तो इसमें हम वर्ल्ड मैप के थ्रू बहुत सारा डिटेल्ड स्टडी करते हैं कि कौन कौन से, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि माउंटेन्स कहाँ हैं, प्लेट्यूज कहाँ हैं, प्लेन्स कहाँ हैं। तो वर्ल्ड के 50% वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका फिजिकल में कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो बचेगी वो हम आगे फिर से इसको रिपीट करेंगे। तो ये बात रहती है कि ये जो मेरा कोर्स है इसका कंटेंट मैंने कहाँ से लिया है, तो मैंने इसके लिए एनसीईआरटी कवर करा है 6 to 12। उसके बाद आपका जीसीलियोम कवर है इसमें। करंट्स पे जितने भी ज्योग्राफी के रिलेटेड टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, वो भी मिलेंगे आपको इसके अंदर, और एटलस भी पूरी कवर हो जाएगी। अब आते हैं स्कोप के
ये जो कंटेंट है, ये जो इतना बड़ा सिलेबस है, ये हमारा कहाँ यूजफुल रहेगा? तो सीएससी प्री तक, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्री तक और मेंस तक। मेंस में आपका डिस्क्रिप्टेड हो जाता है पोर्शन, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। बाकी ये है कि मैं आपको डिटेल्ड स्टडी करा रहा हूँ, तो मेंस के पेपर में वही डिटेल्ड आंसर राइटिंग होती है। तो आपका ये सिलेबस सीएससी प्री तक जाएगा। इसके अलावा सीएपीएफ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है सीएपीएफ, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सीडीएस एप्टेड का सिलेबस भी जो कंप्लीट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल सीपीओ, मतलब ये समझिए आप जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे जिनमें ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन रहता है, तो उसमें ये सिलेबस सफिशिएंट रहेगा। जैसे इस सिलेबस को मैं 100 के टर्म्स में मार्क करके चल रहा हूँ कि ये 100 यूनिट सिलेबस है। तो हर एग्जाम्स का एक पैटर्न होता है, पैटर्न इन द सेंस डिफिकल्टी लेवल होता है। तो जैसे सीएससी प्री है, तो सीएससी प्री में मैं मान सकता हूँ कि 70% डिफिकल्टी लेवल कह सकता हूँ मैं कि इस आउट ऑफ पूरे सिलेबस का 70% मतलब बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही हर एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज होता जाता है। तो वो आप इस सिलेबस को कंप्लीट करिए। इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका पैटर्न उठाइए कि उसमें किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस रहते हैं, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने रहते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल है, कितना अंदर तक एग्जाम में पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज से कंप्लीट कोर्स ऑफ ज्योग्राफी। तो सबसे पहले आइए थोड़े से कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है? ज्योग्राफी को हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जियो और ग्राफी। तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज की स्टडी, अध्ययन। तो ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी की डेफिनेशन बनती क्या है? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। मतलब ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पार्ट आता है आपका? ज्योग्राफी के अंदर अर्थ जो है, अर्थ का पूरा पार्ट आता है और उसका अर्थ का एटमॉस्फेयर भी आता है। अब आप जैसे सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी वगैरह क्या होता है अभी हम उस पर आने वाले हैं। तो ज्योग्राफी मैंने आपको बताया, सिंपली से आपने माइंड में रखिए कि ज्योग्राफी में होता है क्या। तो ज्योग्राफी में हम जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं अर्थ के, उनकी स्टडी करते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। बाकी इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज भी आता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज वो जो कि इन फिजिकल फीचर्स को अफेक्ट करती है। जैसे इसको भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में लेंगे आगे, वो पोर्शन भी है इस कोर्स में। तो आइए शुरू करते हैं कॉस्मोलॉजी से। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? कॉस्मोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस का ब्रांच है जो डील करता है स्टडी ऑफ जनरल फीचर्स। चलिए मैं लिखता जा रहा हूं साथ में, ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस जो किससे डील करता है? इट डील्स विद जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। किस चीज का? ऑफ यूनिवर्स। मतलब आपका कॉस्मोलॉजी क्या हुआ? कॉस्मोलॉजी साइंस का एक वो ब्रांच है जो कि डील करता है स्टडी ऑफ जनरल फीचर, स्टडी ऑफ जनरल फीचर्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। ये जो हमारा ब्रह्मांड है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत है उसमें,
ये कैसे ओरिजिन हुआ है और ये कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। तो ये सब पार्ट हमारा कोस्मोलॉजी के अंदर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोस्मोलॉजी हमने देखा, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स देख लेते हैं कि यूनिवर्स का हमारा क्या क्या हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के हमको क्या क्या आज तक पता चला है यूनिवर्स के बारे में, किससे पता चला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऋग्वेद पे। सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं? ऋग्वेद पे। ऋग्वेद आपको पता हो एक एंशिएंट टेक्स्ट है, सबसे ज्यादा एंशिएंट टेक्स्ट है जो कि अभी हमारे पास रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। ये अराउंड आपका 1500 से 1100 बीसी के अराउंड का टेक्स्ट है। तो आप समझ सकते हैं अराउंड 2020 में हम लोग हैं, तो ये कितना पुराना टेक्स्ट है। तो ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, ऋग्वेद का जो 10th मंडल है उसमें एक बात लिखी हुई है कि यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है was never created and could never be destroyed, could never be destroyed। तो ऋग्वेद के 10th मंडल में ये एक स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि जो ब्रह्मांड है वो ना कभी बना है और ना इसको कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट्स अ स्टेबल एंटिटी, इट्स अ स्टेबल एंटिटी, ये स्टेबल एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम आते हैं 140 AD। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा यूनिवर्स का हिस्ट्री बता रहा हूँ कि हमको कहाँ कहाँ से पता चला। फिर उसके बाद हम चलते हैं 140 AD। 140 AD में एक पर्सन थे आपके टॉलमी, इनके नाम में पी साइलेंट है, इनका नाम है टॉलमी, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, टॉलमी। तो 140 AD में टॉलमी साहब आए, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल हिंदी में इसे कहते हैं भूकेंद्रीय, भूकेंद्रीय, हिंदी में इसको भूकेंद्रीय कहते हैं। तो इसमें टॉलमी साहब ने इस मॉडल में क्या कहा, इसमें ये बोले कि अर्थ जो है इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ क्या है? हमारा सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है। ठीक, और इन्होंने क्या कहा कि एंड इट इज स्टेबल ऑल्सो, एंड इट इज स्टेबल ऑल्सो, कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में, हमारा अर्थ जो है वो सेंटर पे है और ये स्टेबल है। और इन्होंने एक बात कही, एंड एवरी अदर एंटिटी रिवॉल्व्स अराउंड इट, के जियोसेंट्रिक मॉडल में ये कहते हैं रिवॉल्व्स अराउंड इट। जियोसेंट्रिक मॉडल जो दिया टॉलमी साहब ने, इसमें इन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का और ये एक स्टेबल चीज है। स्टेबल मतलब रुकी हुई है, और जितने भी अदर एंटिटीज हैं यूनिवर्स में, जैसे सन है, आपका मून है, प्लैनेट्स हैं, ये सब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो बाद में तो आज हमको पता है कि ये थ्योरी गलत थी। उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं 1543 में, 1543 AD। तो इस टाइम कौन आया? 1543 AD में आपके कॉपरनिकस आ गए। कॉपरनिकस नाम है ये एक पर्सन का। कॉपरनिकस साहब ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल में कॉपरनिकस साहब ने क्या कहा कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये सन जो है हमारा वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, एंड एवरी अदर एंटिटी रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सूर्य केंद्रीय मॉडल बोला गया, सूर्य केंद्रीय। ठीक है, तो
इसमें कॉपरनिकस साहब ने क्या कहा कि जो सन है हमारा वो सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का, और जितनी भी अदर एंटिटीज हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो ये काफी हद तक इवन बहुत प्रूव्ड थ्योरी थी और ये सही भी थी। इसके बाद हम चलते हैं 1668 के अराउंड में। 1668 में आपके क्या नाम है, गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई। आपकी टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई किसके द्वारा? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली, ठीक है। टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई, उससे हमने यूनिवर्स को और अच्छे से ऑब्जर्व करा। तो उसके बाद हमारे पास कुछ और नई ऑब्जर्वेशंस निकल के आई, तो जिसमें 1805 एडी में आपके हर्शल साहब आए। कौन है? हर्शल। हर्शल साहब ने क्या करा? हर्शल साहब ने डिस्कवर करा मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। इन्होंने, हर्शल साहब आए, हर्शल साहब ने मिल्की वे गैलेक्सी डिस्कवर करा और इन्होंने बताया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, आवर सोलर सिस्टम इज अ वेरी स्मॉल एंटिटी, is a very small entity of a system called Milky Way Galaxy। हर्शल साहब ने कहा कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये एक बहुत छोटा पार्ट है एक सिस्टम का, जिसको उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी नाम दिया। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि वी आर एट द एंड ऑफ दिस सिस्टम, वी आर एट द एंड ऑफ दिस सिस्टम, कि हम इस सिस्टम के बिल्कुल एंड पे हैं। और इन्होंने बताया कि जो सन है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सन है, इज नॉट अ स्टेबल एंटिटी। सन इज नॉट अ स्टेबल एंटिटी। जो हमारा सन है वो स्टेबल नहीं है। इट रिवॉल्व्स, ये भी रिवॉल्व करता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स गैलेक्टिक सेंटर। तो आइए थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं हर्षल साहब ने क्या कहना चाहा। हर्षल साहब ने कहा कि एक यूनिवर्स है, मान लीजिए इस यूनिवर्स में ये हमारा सोलर सिस्टम है छोटा सा, ठीक है। तो हर्षल साहब कहते हैं कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये एक सिस्टम का स्मॉल एंटिटी है। जैसे ये एक उन्होंने नया सिस्टम डिस्कवर करा कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम का एक हमारा सोलर सिस्टम बहुत स्मॉल एंटिटी है और ये एकदम लास्ट में है सिस्टम के। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम का सन है ये इस सिस्टम के गैलेक्टिक सेंटर, जैसे ये मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, ये आपका मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, इसका एक कोई गैलेक्टिक सेंटर है, उसके अराउंड जो सन है हमारा वो भी रिवॉल्व करता है। और वो कितना टाइम लेता है? 250 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो हर्षल साहब क्या कहते हैं? हर्षल साहब ने बताया कि एक सिस्टम जो है हमारा, जो सोलर सिस्टम है, वो एक बहुत छोटी एंटिटी है एक बड़े सिस्टम की, जिसको उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी कहा। और कहा कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के एकदम लास्ट में कोने पे हैं और जो हमारा सन है वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी रिवॉल्व कर रहा है इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अलावा। और जो सन है वो 250 मिलियन ईयर्स लेता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। हर्षल साहब की थ्योरी भी पास हुई, ये भी मानी गई। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं।
हर्शल साहब की थ्योरी के बाद 1960 में चलते हैं। 1960 में एक साहब आए, जॉर्ज लीमेटर, जॉर्ज लीमेटर। जॉर्ज लीमेटर का शायद आप लोग नाम जानते हो। जॉर्ज लीमेटर साहब ने दी हमको बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लीमेटर साहब ने हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड बिगिनिंग ऑफ टाइम, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड बिगिनिंग और स्टार्टिंग ऑफ टाइम के ब्रह्मांड कैसे बना और टाइम की स्टार्टिंग कब से हुई, कहां से हुई। तो इस थ्योरी में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो इसको मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसके लिख दूंगा। इस थ्योरी में जॉर्ज लीमेटर साहब ने कहा कि पहले एक एटम था, एक एटम था कैसा, ग्रेप या लेमन साइज का, ग्रेप और लेमन साइज का। कब था? अराउंड 15 बिलियन ईयर्स एगो। उनका कहना था कि 15 बिलियन ईयर साल पहले एक एटम था ग्रेप या लेमन साइज का, उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। तो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा था? तो कॉन्ट्रैक्शन 3 फोर्सेस की वजह से हो रहा था। एक तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा न्यूक्लियर फोर्स और तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक एटम था लेमन या ग्रेप साइज का, उसके अंदर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एटम एक्सप्लोड कर गया। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एटम एक्सप्लोड कर गया, और एक्सप्लोड कर गया मतलब फट गया, और फटने के बाद इसने एक गैसियस क्लाउड बनाया, एक गैसियस क्लाउड बनाया, गैसियस क्लाउड बनाया जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट था। जिसके अंदर क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट था। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये हाइड्रोजन और हीलियम धीरे धीरे कूल डाउन होता गया। मतलब पहले उन्होंने कहा कि एटम है, सिंपली समझिए कि ये छोटा सा ग्रेप साइज, उन्होंने कहा एक छोटे साइज का एक एटम था, उसके अंदर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड करके क्या हुआ, उसने गैसियस क्लाउड बनाया। गैसियस क्लाउड्स में क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट था। और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सप्लोड हुआ विद इन अ फ्यू सेकंड हो गया, विद इन अ फ्यू सेकंड्स ये काम हो गया। तब से इनका मतलब था कि तब से टाइम स्टार्ट हो गया यूनिवर्स के अंदर। फिर धीरे धीरे उनका कहना था ये हाइड्रोजन और हीलियम कूल डाउन होते गए, तो आपका यूनिवर्स बना। फिर और ज्यादा कूल डाउन होते गए ये हाइड्रोजन और हीलियम, फिर आपकी गैलेक्सीज बनी, फिर आपकी और ज्यादा कूल डाउन होता गया, स्टार बना, फिर सोलर सिस्टम बना। ऐसे करके पूरा हमारा जो यूनिवर्स है वो बना। तो ये कौन सी थ्योरी है? आज के टाइम पे जो थ्योरी वैलिड मानी जाती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, वो बिग बैंग थ्योरी ही मानी जाती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग थ्योरी पे डिपेंड करता है। तो पूरा ये मैंने आपको बताया कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या था। उसके बाद हम चलते हैं बिग बैंग थ्योरी के बाद आपका 2010 में, 2010 ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये आपका ओरिजिन ऑफ वो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स पढ़ रहे हैं कि हमको यूनिवर्स के बारे में कहां कहां से पता चला, किस किस से पता चला। इससे आपका एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस जो है वो मिल जाते हैं आपको, जनरली जी के टाइप क्वेश्चन, और कह सकते हैं आप करोड़पति टाइप क्वेश्चंस हैं ये, कि आपका बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, ठीक है, और आपका हीलियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था, जियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दो हजार दस में दो बंदे थे, एक तो पीटर हिग्स एंड फ्रांसिस
फ्रांसिस्को नाम है थी, फ्रैंकोइस एंगलर्ट। ये आपके दो बंदे थे, पीटर हिग्स और ये फ्रैंकोइस एंगलर्ट। इन्होंने आपका एक एक्सपेरिमेंट करा। अब ये क्या था, इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम था हिग्स बोसॉन थ्योरी, आप लोगों ने सुना होगा। हिग्स बोसॉन थ्योरी इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, क्यों करा गया? अप टू 2010 हमको पता था कि यूनिवर्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट एंटिटी अकर करती है वो प्रोटॉन होती है। मतलब यूनिवर्स के अंदर जो सबसे टाइनी, सबसे छोटा पार्ट है वो प्रोटॉन है। तो ये देखने के लिए कि कोई प्रोटॉन के अलावा भी कोई स्मॉलेस्ट एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। दोनों ने, दो साइंटिस्ट थे, पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ट। इन्होंने क्या करा, स्विट्जरलैंड में जेनीवा में एक जगह है सर्न, यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सर्न। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने एक लार्ज हार्डन कोलाइडर बनाया। लार्ज हार्डन कोलाइडर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे सर्न में जमीन से 100 फुट नीचे, जमीन से 100 फुट बिलो इन्होंने एक टनल बनाई, एक सर्कमफेरेंशियल टनल बनाई। कितनी? 27 किलोमीटर। जमीन से 100 फुट नीचे सन के सेंटर पे इन्होंने 27 किलोमीटर की सर्कमफेरेंशियल टनल बनाई। उसमें इन्होंने क्या करा, इनका मेन एम था कि इस टनल में वैक्यूम क्रिएट करके दो अपोजिट एंड से ये प्रोटॉन को लाइट की स्पीड से पास कराने वाले थे। कि मान लीजिए यहाँ से इन्होंने प्रोटॉन को पास कराया इधर और इधर, तो जब वो आके टकराएंगे लाइट की स्पीड पे, तो क्या वो ब्रेक होगा या कोई आपका अदर एंटिटी, प्रोटॉन से भी कोई स्मॉलेस्ट एंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने टनल के अंदर, टनल में पहले तो इन्होंने वैक्यूम क्रिएट करा। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद दो प्रोटॉन्स को लाइट की स्पीड पे, दो प्रोटॉन्स को स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से पास कराया, 3 × 10⁸। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों प्रोटॉन्स एक जगह टकराए। जब दोनों प्रोटॉन्स एक जगह टकराए तो दे ब्रोक डाउन, वो टूट गए दोनों प्रोटॉन एंड गॉट इनविजिबल। तो उस इनविजिबल जो चीज थी उसको इन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल। उसको इन्होंने क्या नाम दिया, गॉड पार्टिकल। ठीक है। गॉड पार्टिकल मतलब इन्होंने कहा जितना भी ये हमारे यूनिवर्स में वैकेंट स्पेस है, जैसे मैं हूं, मेरे और बोर्ड के बीच में जितना भी वैकेंट स्पेस है, इसमें भी एक स्मॉलेस्ट एंटिटी अकर करती है जो कि इनविजिबल है, और उसको इन्होंने गॉड पार्टिकल का नाम दिया। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। तो ये थी आपकी पीटर हिग्स और फ्रांसिस्को की हिग्स बोसॉन थ्योरी। इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो यूनिवर्स के हिस्ट्री में बस इतना ही कुछ था। अब हम कॉस्मोलॉजी के अंदर ही वापस आते हैं, और कॉस्मोलॉजी में हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम और अदर सेलेस्टियल बॉडीज और एंटिटीज को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। एक चीज उसमें और लिख लीजिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हिग्स बोसॉन थ्योरी वाला, ये टाइम में हुआ था लार्ज हार्डन कोलाइडर। लार्ज हार्डन कोलाइडर, ये जो टनल थी उसको एक्सपेरिमेंटली बोला गया था। ये क्या है, ये आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कोलाइडर है। ठीक है। जनरल बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
तो वापस हम स्विच करते हैं कॉस्मोलॉजी पे, और कॉस्मोलॉजी के अंदर हम स्टार्ट करते हैं सेलेस्टियल बॉडी से। सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है आपका, हिंदी में इसे बोलते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडी होती है आपकी कोई भी नेचुरल एंटिटी, कोई भी नेचुरल एंटिटी दैट वी सी इन द स्काई। आसमान में, स्काई में जो भी हमको नेचुरल एंटिटी, नेचुरल फिजिकल एंटिटी दिखती है, इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। तो ये क्या हो गई आपकी नेचुरल फिजिकल एंटिटी, एंटिटी इन स्पेस। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल्स इसके हो गए, स्टार्स हो गए आपके, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, एस्टेरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए। तो ये सब सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आते हैं। नाउ वी विल स्विच टू द अवर सोलर सिस्टम, के हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, कैसे है, उस सब पे हम स्विच करने वाले हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम पे जाने से पहले एक बार हम यूनिवर्स देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है, बिकॉज सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, वो यूनिवर्स क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम, ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज, ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज। ठीक है, तो साथ में ये ऐसे थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं कि ये जो यूनिवर्स है हमारा, ये ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है डिफरेंट गैलेक्सीज का। ठीक है, अब गैलेक्सी क्या होती है, तो गैलेक्सी को डिफाइन किया साइंटिस्ट ने कि ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ डिफरेंट सोलर सिस्टम, ऑफ डिफरेंट सोलर सिस्टम। मतलब ये हमारा बड़ा वाला जो है, ये हो गया हमारा यूनिवर्स। ठीक है, ये जो स्मॉल है ये हो गया हमारे गैलेक्सीज। और गैलेक्सी क्या हो गया, गैलेक्सी इज इन्होंने कहा ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ डिफरेंट सोलर सिस्टम्स। ठीक है, तो गैलेक्सी में एग्जाम्पल देख लीजिए, लाइक हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो किस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, तो वो है आपका मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी को किसने डिस्कवर करा था, तो वो हर्शल साहब ने उसको डिस्कवर करा था। इसको और क्या कहते हैं, तो इसको मंदाकिनी कहा जाता है, मंदाकिनी। और आकाश गंगा, आकाश गंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सी के बाद अब हम चलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम क्या होता है, ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स। ठीक है, तो सोलर सिस्टम क्या होता है, ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स। तो सोलर सिस्टम का एक डायग्राम बनाते हैं। सोलर सिस्टम, चलिए इसमें डायग्राम से पहले कुछ ये जो इसके टर्मिनोलॉजीज हैं इसको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टार के। स्टार होने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कि किस चीज को हम स्टार कहेंगे, तो कोई भी सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होगी, यदि सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी मीन्स जिसकी which has it light itself, जिसकी अपनी खुद की लाइट हो। ठीक है, वो स्टार कहलाएगा। सेकंड, प्लैनेट क्या होगा, तो स्टार में एक आध एग्जांपल है, लाइक हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा स्टार है, तो हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, वो कौन सा है, सन। ठीक है, सन के नियरेस्ट हमारे कौन सा स्टार है, तो वो है आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी।
प्रॉक्सिमा सेंटोरी और इसको अल्फा सेंटोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ये क्या है, ये है नियरेस्ट स्टार टू सन। बाकी हाँ, हमारे मिल्की वे के नियरेस्ट दूसरी कौन सी गैलेक्सी है, तो वो आती है आपकी, यही लिख देता हूं मैं इसे, एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा और M31 इसे बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका कुछ मिजेरी 31 करके। ये है हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी देख लिया हमने, एंड्रोमेडा देख लिया। नाउ हम मूव करते हैं प्लैनेट पे। प्लैनेट होने के लिए एक बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो प्लैनेट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन हो कि इट हैज इट्स ओन सफिशिएंट मास, उसके पास खुद का एक सफिशिएंट मास होना चाहिए। इट्स ओन सफिशिएंट मास किस चीज के लिए, टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, कि उसके पास इतना मास होना चाहिए कि वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सके। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए प्लैनेट की, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि इट डू नॉट इंटरैक्ट विद ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट, बिफोर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन। क्या कि एक तो उसके पास अपना खुद का मास होना चाहिए जिससे वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सके, और दूसरा कि वो इंटरसेक्ट नहीं करे, कट नहीं करे किसी दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट को अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने से पहले। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एस्टेरॉइड्स पे। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स आपके होते हैं कि दे रिवॉल्व अराउंड द सन, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। सेकंड, दे डू नॉट रोटेट, ये मैं आपको अभी सोलर सिस्टम पे जब अपने लेके जाऊंगा तो इसको कवर कराऊंगा कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम में। वैसे मार्स और जुपिटर के बीच में बता रहा हूँ आपको, ये प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये सन जैसे ये सन है, तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बस ऐसे, रोटेट नहीं करते हैं। रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, ये सब अभी डिटेल में आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हम। एस्टेरॉइड्स के बाद हम थे मेटेरॉइड्स। मीटियोर्स और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, दे डू नॉट रोटेट एंड रिवॉल्व। ना ये रोटेट करते हैं ना ये रिवॉल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे डू ओनली फ्रीली मोशन। मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम में आपने सुना होगा न्यूज में कि कोई एक मेटेरॉइड है वो अर्थ से टकराने वाला है, ये है वो है। तो मेटेरॉइड्स क्या होती है, ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि किसी फोर्स से बाउंड नहीं होती है, ये ऐसे ही वॉन्डर घूमता रहता है यूनिवर्स में। ठीक है, तो हमारे अर्थ पे भी एक बार मेटियोर्स आया है। तो मेटेरॉइड ये जनरेट कैसे होते हैं, इवन मतलब मोस्टली जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उसकी एस्टेरॉइड्स में से जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है उसमें से कोई एस्टेरॉइड छटक गया, उसका फोर्स जो था वो ब्रेक हो गया
और वो अपनी एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर आ जाता है, तो वो बॉन्डर यूनिवर्स में घूमने लगता है, तो उसको मीटियोर्स भी कहने लगते हैं। तो ऐसे दो हैं जो अर्थ पे हमारे आए थे। तो एक तो आपका एस्टेरॉइड से लेते हैं कि एक एस्टेरॉइड था जो हमारे अर्थ पे आया था। तो उससे मतलब मोस्टली क्या होता है, जब भी मेटेरॉइड्स या एस्टेरॉइड्स अर्थ पे आके गिरते हैं तो ये एक गड्ढा बना देते हैं, जमीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं, जिससे वहां पे पानी भरने के बाद लेक्स बन जाती हैं। ठीक है, तो जो आपका एस्टेरॉइड आया था, एस्टेरॉइड से जो एक लेक बनी है वो है आपकी पुष्कर लेक। वो है आपकी पुष्कर लेक। और मीटेरॉइड से जो लेक बनी है वो है आपकी लूनार लेक। लूनार लेक, ये लूनार लेक का है, ये है महाराष्ट्र में। और ये जो पुष्कर लेक है ये है आपकी अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपका मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स का दो है, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि पुष्कर लेक किससे बनी है, मेटेरॉइड से बनी है कि एस्टेरॉइड से बनी है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम मूव करते हैं सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम पे तो सोलर सिस्टम का एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, बचपन से ही हम लोगों ने पढ़ा भी होगा वो। ये हो गया हमारा सन, ये एक ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, और ये है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और यहां पे आपके रहते हैं ये क्या है, ये है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट। ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्यूपर्स बेल्ट। क्यूपर्स बेल्ट। सैटर्न के पास आपके यहाँ हैं कुछ कॉमेट्स। तो ये सोलर सिस्टम का है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपको कि सोलर सिस्टम का डायग्राम भी आपने देखा होगा पहले। तो नाउ लेट्स मूव टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे क्या होता है, सोलर सिस्टम में हमारे क्या क्या चीज प्रेजेंट है। तो हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है, 8 प्लैनेट्स हैं, 219 सैटेलाइट्स हैं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, और कॉमेट्स है एंड मेटेरॉइड्स हैं। तो ये सब चीजें तो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, ये सब कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। अभी हम इन सन को और इन बाकी सभी प्लैनेट्स को कवर करेंगे कि इनमें क्या क्या इनकी फीचर्स हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है स्टार का, जो मेरे से स्किप हो गया, मैं पहले उसको बता देता हूँ। तो स्टार में मैंने आपको बताया था, स्टार क्या होता है
कोई भी एक बॉडी जिसकी सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी हो, जिसकी अपनी खुद की लाइट हो, वो स्टार होता है। तो हमको यहाँ पे टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के स्टार कैसे बना और वो कैसे खत्म होते हैं, मीन बर्थ एंड डेथ ऑफ द स्टार्स। तो इसमें सबसे पहले क्या था, एक नेबुला था। सबसे पहले क्या था, एक नेबुला। एक ऐसे करके नेबुला क्या होता है, नेबुला होता है एक आपका गैसियस क्लाउड था, गैसियस क्लाउड। तो इस नेबुला में क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन 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 ऐसे करके एक गैसियस क्लाउड था। अब इसके अंदर हो क्या रहा था, इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके हीलियम बन रहा था। ठीक है, तो नेबुला के बाद ये धीरे धीरे कूल डाउन होता है, धीरे धीरे कूल डाउन होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका बनता है न्यूट्रॉन स्टार। उसके बाद आपका न्यूट्रॉन स्टार नहीं, आपका बनता है प्रो स्टार। उसके बाद पहले आपका बनता है प्रो स्टार। एक नेबुला, नेबुला क्या था, एक गैसियस क्लाउड था। गैसियस क्लाउड्स के बाद वो धीरे धीरे उसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके हीलियम बनती है, एक धीरे धीरे कूल डाउन होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। उसके बाद बनता है प्रो स्टार। प्रो स्टार में क्या होता है आपका, प्रो स्टार ऐसा मान लीजिए आपका कि प्रो स्टार में आपका हाइड्रोजन ज्यादा होता है और हीलियम कम होता है। ठीक है, प्रो स्टार में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन ज्यादा होता है, हीलियम कम होता है। धीरे धीरे ये प्रो स्टार और कूल डाउन होता है, तो बनता है आपका मेन सीक्वेंशियल स्टार। मेन सीक्वेंशियल स्टार ये क्या होता है, जस्ट लाइक आवर सन, एक तब ये जाके स्टार बनता है। ठीक है, पहले एक नेबुला होता है, गैसियस नेबुला, जिसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं और हीलियम बनाते हैं। उसके बाद प्रो स्टार बनता है। प्रो स्टार धीरे धीरे, प्रो स्टार के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, हीलियम की क्वांटिटी कम होती है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम टेकिंग होता है, ये प्रोसेस कूल डाउन होता है। तो उसके बाद मेन सीक्वेंशियल स्टार बनता है। मेन सीक्वेंशियल स्टार में क्या होता है आपका, जस्ट लाइक हमारा सन, इसमें हीलियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती है। उसके बाद ये जो धीरे धीरे जो मेन सीक्वेंशियल स्टार है, ये आपका कूल डाउन होता है। ये कूल डाउन होने के बाद आपका बनता है मेन सीक्वेंशियल रेड जायंट। रेड जायंट, रेड जायंट क्या है, रेड जायंट के अंदर हाइड्रोजन जो है वो वेरी लेस और हीलियम जो है वो वेरी हाई। मतलब जो मेन सीक्वेंशियल स्टार था उसमें भी हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम थी और हीलियम की क्वांटिटी ज्यादा थी। बट जब ये कूल डाउन होने के बाद रेड जायंट बन जाता है, तो रेड जायंट में हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और हीलियम की क्वांटिटी बहुत हाई हो जाती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। फिर क्या होता है, ये जो रेड जायंट होता है ये ब्लास्ट होता है, इसमें रेड जायंट में ब्लास्ट होता है। अब रेड जायंट जब ब्लास्ट होता है तो इसके ब्लास्ट होने के दो प्रोसेस होते हैं। मतलब दो प्रोसेस क्या होते हैं, यदि ये जो रेड जायंट, ये जो स्टार है, इसका साइज इफ इसका मास ऑफ स्टार इज 1.4 मोर देन मास ऑफ सन, और यदि इसका मास ऑफ स्टार इज 1.4 लेस देन मास ऑफ सन। मतलब ये जो एक रेड जायंट है, ये एक स्टार है, ये धीरे धीरे कूल डाउन होने के बाद इसमें ब्लास्ट हो जाता है, ये एक्सप्लोड हो जाता है। तो यदि इस स्टार का जो मास है वो सन के मास से 1.4 ज्यादा है, मतलब ये जो स्टार जो तारा टूटा है, यदि ये सन से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा,
और यदि इसका मास सन से कम है तो इसमें क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका ब्लास्ट। यदि ये इसका मास 1.4 मोर है, पहले हम कर रहे हैं मोर वाला, इधर हम लेंगे लेस वाला। तो मोर वाले में क्या है, तो ये बनता है सुपरनोवा। क्या बनता है, सुपरनोवा। सुपरनोवा में क्या होता है, मैं एक बार इसका सीक्वेंस लिख दे रहा हूं। सुपरनोवा से धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो वो बनता है आपका न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार, फिर उसके बाद ये बन जाता है धीरे धीरे कूल डाउन होने के बाद ब्लैक होल। ब्लैक होल। और यदि इसका मास लेस होता है तो क्या बनता है, तो बनता है आपका नेबुलर। इसका नाम होता है आपका प्लैनेटरी नेबुला। प्लैनेटरी नेबुला। प्लैनेटरी नेबुला। प्लैनेटरी नेबुला धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो आपका इसके बाद ये बनता है व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनता है, व्हाइट ड्वार्फ। फिर ये धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो बनता है ये ब्लैक ड्वार्फ। अब ये क्या है, आइए इसे देखते हैं। सुपरनोवा। सुपरनोवा में मतलब ये एक स्टार बनेगा जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। ब्राइट, कैसा ब्राइट होगा कि ये 20 टाइम्स मोर ब्राइट होगा। 20 टाइम्स मोर ब्राइट, मतलब जो रेड जायंट था वो एक्सप्लोड हुआ तो उसके बाद ये जो सुपरनोवा बनेगा ये 20 टाइम्स मोर ब्राइट होगा। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। एक समझ लीजिए ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा ऐसे करके। ये न्यूट्रॉन स्टार जब एक हाई स्पीड पे रोटेट करता है, व्हेन न्यूट्रॉन स्टार मूव्स एट हाई स्पीड, मूव्स एट हाई स्पीड, तो इसको कहते हैं पल्सर। देन इट इज कॉल्ड पल्सर। ओके, तो पल्सर बाइक है, आपने सुना होगा नहीं। बाकी न्यूट्रॉन स्टार जब कूल डाउन होता है तो इस स्टार की डेथ हो जाती है। ये एक ब्लैक होल बन जाता है, इसके अंदर अब लाइट नहीं रहती है, ये सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी नहीं रहती है। सेम यदि जो रेड जायंट है इसका मास, यदि मास ऑफ सन से 1.4 लेस है तो ये कन्वर्ट होता है प्लैनेटरी नेबुला में। प्लैनेटरी नेबुला में क्या होता है, ये रेड स्टार होता है, मतलब इसके अंदर रेड लाइट ये इमिट करता है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। इसकी जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो धीरे धीरे व्हाइटिश होती जाती है और एट द लास्ट ये भी ब्लैक हो जाता है और ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। तो ये प्रोसेस था आपका लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। इसमें मतलब हमने पढ़ा कि स्टार का बर्थ कैसे होता है और डेथ कैसे होता है। इसको मैं एक बार और जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक नेबुला होता है। नेबुला क्या होता है, एक गैसियस क्लाउड होता है जिसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन रिएक्ट करके हीलियम बन रहा होता है। सॉरी, फिर धीरे धीरे ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये धीरे धीरे करके ठंडा होता है तो प्रो स्टार बनता है। क्या बनता है, प्रो स्टार बनता है। प्रो स्टार क्या होता है, प्रो स्टार में हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, हीलियम की क्वांटिटी कम होती है। फिर ये धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो मेन सीक्वेंशियल स्टार बनता है। मेन सीक्वेंशियल स्टार आपका जस्ट लाइक सन होता है जिसमें हीलियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती है। फिर ये धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो ये आपका रेड जायंट बनता है। रेड जायंट के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है और हीलियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, फिर ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो फिर ये क्या होता है, रेड जायंट के बाद ये ब्लास्ट कर जाता है स्टार। ब्लास्ट करने के बाद हमने दो कंडीशन पढ़ी कि यदि ये जो रेड जायंट है इस स्टार का साइज जो है वो 1.4, इसका मास जो है वो 1.4 मोर है देन मास ऑफ द सन। मतलब ये जो रेड जायंट एक्सप्लोड हुआ है, यदि ये सन से 1.4 टाइम्स इसका मास ज्यादा है तो ये क्या होता है, तो ये सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा में क्या होता है, बहुत ब्राइटर स्टार होता है। इसकी जो ल्यूमिनस होती है वो मतलब लाइट कैपेसिटी होती है वो 20 टाइम्स मोर ब्राइट हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे कूल डाउन होता रहता है तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। न्यूट्रॉन स्टार में एक चीज है कि न्यूट्रॉन स्टार जब बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं तो इनको पल्सर कहा जाता है। फिर ये न्यूट्रॉन स्टार धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो ये ब्लैक होल बनाता है और यहाँ पे ये स्टार की डेथ हो जाती है।
और इसके बाद जो सेकंड वो था कि रेड जायंट का मास यदि कम है, मास ऑफ सन से 1.4 कम है, तो वो प्लैनेटरी नेबुला बनता है। प्लैनेटरी नेबुला में रेड ल्यूमिनस लाइट होती है, इसकी रेड स्टार होता है, फिर ये धीरे धीरे कूल डाउन होता है, तो इसे ये व्हाइट डॉर्फ बनता है। व्हाइट डॉर्फ के बाद ये और कूल डाउन होता है, तो ये ब्लैक डॉर्फ बन जाता है। इससे यूपीएससी वगैरह में बहुत डीप टॉपिक है ये, इससे यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक डॉर्फ बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, जो स्टार है उसका मास 1.4 लेस होना चाहिए या 1.4 मोर होना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब अपने वापस सोलर सिस्टम पे। तो सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था, उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं सन, कि सन हमारा क्या है, कैसे है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना के पढ़ते हैं इसे। थोड़ा सा सर्किल मेरा टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो सन के अराउंड क्या होता है, सन का ये होता है सेंटर, इसको बोलते हैं कोर। इसको क्या बोलते हैं, कोर। ये जो होता है इसको बोलते हैं आउटर सरफेस। आउटर सरफेस और प्रोटोस्फेयर। प्रोटोस्फेयर। उसके बाद ये सन के अराउंड एक लेयर कह सकते हैं आप होती है, इसको हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। इसको कहा जाता है क्रोमोस्फेयर। उसके बाद एक और लेयर होती है आपकी, इसको कहते हैं हम कोरोना। इसको क्या कहते हैं हम, कोरोना। और उसके बाद एक लास्ट लेयर होती है आपकी, जहां तक सन का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो कोर जो होता है ये सेंटर पार्ट होता है मेनली। यहाँ का टेम्परेचर आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है अराउंड। आउटर सरफेस का टेम्परेचर आपका अराउंड 6000 रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्रोमोस्फेयर का आपका 32,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोरोना का टेम्परेचर अभी एग्जैक्ट फिगर्स कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट मैं उसको एक्यूरेट अभी बता दूंगा। अब एक चीज और होता है सन पे, इसे कहते हैं स्पॉट, सन स्पॉट। सन स्पॉट कह लीजिए या डार्क स्पॉट्स कह लीजिए। ये क्या होता है, ये आपका कोल्डेस्ट पोर्शन या पार्ट ऑफ सन। इसका टेम्परेचर आपका 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये सन के जो हमने जैसे अभी डेप्थ ऑफ स्टार पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में, तो सन का यहाँ कुछ पोर्शन है जहाँ पे मतलब इसका टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ से ल्यूमिनस होना कम हो गया है, तो ये आपका कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सन होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। इसमें सन में तो और कुछ खास ऐसा है नहीं बताने के लिए, तो यही है। बाकी टेम्परेचर एक बार आप इसका नोट कर लीजिए। फोटोस्फेयर का 6000 होता है। क्रोमोस्फेयर का आपका कोरोना का जो आपका टेम्परेचर होता है ये अराउंड आपका 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी दोनों के सही लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये इसको मैंने सन स्पॉट को आपको बताया, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सन होता है। ऐसे डार्क पैचेस भी कहते हैं, डार्क पैचेस, ठीक है। तो ये तो हमारा सन हो गया। अब ये सन के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। एक सन में एक छोटी सी चीज है वो और देख लीजिए कि ये जो मैंने लास्ट वाला बनाया है, ये यहां से लेके यहां तक ये है सन का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑफ सन, ठीक है। इसके बाद आपके जो डार्क पैचेस होते हैं, ये जो फ्लेयर्स होती हैं, यहाँ से फ्लेयर, ये डार्क पैचेस कब बनते हैं, यहाँ जब भी ये डार्क पैचेस बनते हैं तो कुछ फ्लेयर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो सन से बाहर निकलते हैं, और ये
फ्लेयर्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, व्हेन दीज फ्लेयर्स एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो ये क्या करते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आयनोस्फेयर में या आप कह लीजिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जब ये फ्लेयर्स पहुंचते हैं तो ये आपके जो आयनोस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी पहले से, ये फ्लेयर्स इन पार्टिकल्स से कोलाइड करते हैं और आपके क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन ब्लू कलर के लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और रिफ्लेक्ट करते हैं, कह लीजिए आप इसे रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर लाइट्स, जिनको अरोरा कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, अरोरा कहा जाता है। तो ये प्रोसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेनली क्या होता है कि ये जो डार्क पैचेस हैं ये सन से रिमूव होते हैं, ये जब ये सन से रिमूव होते हैं तो ये ऐसे करके यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं। तो यदि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आते हैं, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, आयनोस्फेयर में या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जब ये एंटर करता है तो यहाँ पे ऑलरेडी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, ये फ्लेयर्स इससे कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे आपके डिफरेंट कलर के लाइट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। ये मेनली पोलर रीजन्स में होता है आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सन का था, सन से कुछ वैसा इंपॉर्टेंट, ये तो आपसे कभी भी डायरेक्ट टेम्परेचर पूछेगा नहीं कि कितना टेम्परेचर होता है, बट हाँ ये आपसे क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सी सरफेस होती है, तो आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस के बाद कौन सी लेयर होती है, तो क्रोमोस्फेयर होता है, क्रोमोस्फेयर के बाहर कौन सा होता है, तो कोरोना होता है। तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स की क्रोनोलॉजी है, ये शायद 1% आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं आगे प्लैनेट्स पे। तो प्लैनेट्स में आपको मैंने प्लैनेट्स का रिक्वायरमेंट बताया कि प्लैनेट्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए था। तो उसमें ये था कि उसका एक खुद का इटसेल्फ मास होना चाहिए ताकि वो अपनी एक्सिस पे होल्ड कर सके, और दूसरा कि वो किसी दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट को कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने से पहले। बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज मरकरी। तो मरकरी की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं। तो मरकरी जो है सबसे पहली चीज तो ये नियरेस्ट है। नियरेस्ट किसके है, नियरेस्ट टू सन, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन है। हमने सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाया था, उसमें देखा था हमने, सबसे पहले मरकरी आया था। देन सेकंड इज नियरेस्ट के साथ साथ ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम में। क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी। थर्ड चीज कि ये लीस्ट मास प्लैनेट भी है, ठीक है। विच प्लैनेट हैज लीस्ट मास, तो उसका आंसर रहेगा मरकरी। मरकरी का सबसे कम मास है। उसके बाद चौथी चीज कि मरकरी के पास कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं है, नो नेचुरल सैटेलाइट। मरकरी की अपनी कोई खुद की सैटेलाइट नहीं। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसका कि मरकरी हैज नो टेम्परेचर, नो एटमॉस्फेयर, सॉरी, मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर। अब ऐसा क्यों, तो मैंने आपको वहां पे जो सन का डायग्राम बनाया था, ये सन था, सन में मैंने बताया ये आउटर सरफेस, इसको फोटोस्फेयर कहते थे। फिर मैंने ऐसे करके एक बनाई थी, उसको क्रोमोस्फेयर कहते थे। फिर एक मैंने बनाई थी कोरोना, ऐसे करके तीसरी मैंने बनाई थी कोरोना, और एक लास्ट और बनाई थी जहां तक मैंने आपको सन का एटमॉस्फेयर दिखाया था। तो मरकरी जो है वो सन के एटमॉस्फेयर में लाई करता है, मतलब मरकरी कहीं यहाँ पे लाई करता है, तो मरकरी जो है वो खुद सन के एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा है, इसलिए मरकरी का खुद का कोई
एटमॉस्फेयर नहीं है। और एक आज इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसकी कि मरकरी पे जो सबसे नियरेस्ट है ये सन के, तो जाहिर सी बात है इस पे दिन जो होगा वो बहुत गर्म होगा, तो हॉट डेज होते हैं यहाँ पे और कोल्ड नाइट्स होती है। क्या हॉट डेज होते हैं और कोल्ड नाइट्स होती है। तो इससे टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, डायरनल टेम्परेचर होता है। क्या होता है? डायरनल टेम्परेचर। ये क्या होता है? ये इसको आपको डिफाइन करा है साइंटिस्ट ने। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे, दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। किसी भी एक जगह पे दिन में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वो माइनस जो दिन का सबसे कम टेम्परेचर होगा, तो जब इसको हम निकालते हैं तो डायगोनल टेम्परेचर निकल के आता है। तो मरकरी पे जो डेज होता है, मरकरी पे डे का मैक्सिमम टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और लोएस्ट टेम्परेचर आपका -167 के अराउंड जाता है, सॉरी -173 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो जब इसको हम निकालते हैं तो 600 डिग्री सेल्सियस आता है। तो एक ये जुड़ जाता है इसमें कि विच प्लैनेट हैज द ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम डायगोनल टेम्परेचर। तो मरकरी हैज द ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम डायगोनल टेम्परेचर। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं मरकरी की, रिपीट करते हैं एक बार। ये नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, लीस्ट मास है इस प्लैनेट का, मतलब सबसे कम मास, सबसे कम वजन वाला कौन सा प्लैनेट है, तो वो है मरकरी। इसकी कोई खुद की नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई खुद का अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम डायगोनल टेम्परेचर किस प्लैनेट पे जाता है, तो वो जाता है मरकरी पे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन इज वीनस। सेकंड वन इज वीनस। तो वीनस के लिए एक चीज मरकरी का और देख लीजिए कि मरकरी का जो फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड है, फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड, ये क्या होता है? तो देखिए ऑर्बिटल स्पीड ये होती है, जैसे मान लीजिए ये सन है, ये सन है, इसके अराउंड ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट एक इमेजिनरी पाथ होता है, ऑर्बिट कोई रियलिटी में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। बट क्या होता है, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन से फोर्स के जरिए बाउंडेड होता है। एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे आपका प्लैनेट्स और सन एक दूसरे से बाउंड है। तो उतने ही डिस्टेंस पे मान लीजिए जैसे ये सन है और यहाँ पे कहीं पे मरकरी है, तो मरकरी का डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा, वो इतने ही डिस्टेंस पे इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, एक सेम डिस्टेंस पे। तो इसको हम ऑर्बिट बोल देते हैं। तो जब ये सबसे नियरेस्ट है और ऑर्बिटल स्पीड क्या हो गई भाई, ये मरकरी है, हमने कहा मरकरी यहां से अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा, तो ये यहाँ पे लौट के वापस जब आएगा तो वो इसकी ऑर्बिटल स्पीड कहलाएगी। तो मरकरी की सबसे पास है तो ये सबसे कम डिस्टेंस भी कवर करेगा रिवॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इसकी फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड भी होगी। तो ये कितने लेता है? ये अराउंड 88 डेज लेता है अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वही इसको आपका क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड बोला जाता है। नेक्स्ट हम वीनस पे आ गए थे, तो वीनस को क्या बोलते हैं? वीनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन, इसको अर्थ ट्विन भी कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों अर्थ ट्विन क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि बिकॉज ऑफ शेप एंड साइज। इसका जो शेप और साइज है वीनस का वो अराउंड 96-97% सेम है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन कहते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार को कहते हैं क्योंकि भाई ये डेली आप इसको अपनी आईज से मॉर्निंग में भी देख सकते हैं और इवनिंग में भी देख सकते हैं, तो इसलिए इसको ये कहा जाता है। आइए कुछ फीचर्स देखते हैं वीनस के। तो ये सेकंड प्लैनेट हो गया, सेकंड प्लैनेट फ्रॉम सन, ठीक है। बाकी इसकी भी कोई खुद की सैटेलाइट नहीं है, इट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट। ओके, देन नेक्स्ट, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, इसको ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट।
भाई मरकरी सबसे पास था सन के, तो मरकरी का हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए था। बट व्हाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? क्यों? बिकॉज ऑफ CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। वो भी कितना? अराउंड 90 to 95%। भाई देखिए, वीनस जो है, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हम कह रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? और मरकरी क्यों नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि मरकरी का तो खुद का एटमॉस्फेयर भी नहीं है। मरकरी के पास अपना, क्योंकि वो सन के एटमॉस्फेयर लाई करता है, तो उसको कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो मतलब हीट उसके अंदर ट्रैप नहीं हो रही है। हीट ट्रैप नहीं हो रही है मतलब हीट होल्ड नहीं कर रहा है वो, इसीलिए हॉटेस्ट नहीं है। अब वीनस सबसे ज्यादा क्यों हॉटेस्ट है? सॉरी, तो वीनस इसलिए हॉटेस्ट है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में 90 to 95% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। आपने अर्थ के कंपैरिजन में भी देखा होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लेते हैं कि अर्थ जो है वो गर्म हो रही है, और तो वो क्यों कहते हैं कि CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है। जितना ज्यादा CO2 होगा उतना ज्यादा सनलाइट ट्रैप होगी और वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी सनलाइट, क्योंकि CO2 की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो लाइट को, हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए वीनस जो है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? इसका हमने देख लिया, कोई सैटेलाइट नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, इसको क्या क्या कहा जाता है। बाकी हाँ, एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है, इट इज द ओनली प्लैनेट विच रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। आपने शायद पढ़ा भी हो, तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ही मोस्टली जितने भी सभी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं। बट वीनस जो है आपका, वो इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका एक चीज और इसकी खास है, इसका लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड होता है। लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड तो वो क्या है भाई? अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। रोटेशन क्या होता है? स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब जैसे ये है मार्कर, ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये अपनी जगह पे, ये आपको इसका कैप दिख रहा है, ये अपनी जगह पे घूम के एक कब वापस आ जाता है? जब ये अपनी ही जगह पे घूम के एक राउंड कंप्लीट करता है, उसे कहते हैं वन रोटेशन। तो अर्थ जो है वो वन रोटेशन अपना 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। हर 24 घंटे में हमारे यहाँ दिन बदल जाता है। बट वीनस के साथ क्या सीन है? वीनस जो है आपका, उसका लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड है अराउंड 243 अर्थ डेज। मतलब कि वीनस अपनी ही जगह पे, अपनी जगह पे नहीं, मतलब वीनस का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सन के सामने ऐसे करके रोटेट होके 243 अर्थ डेज बाद सामने आता है। ठीक है, मतलब और इसका सेम है ये रिवॉल्यूशन पीरियड, सेम है इसका ये रिवॉल्यूशन पीरियड। मतलब कि जैसे आप मानिए अर्थ ऐसे करके रोटेट कर रही है, बट वो साथ ही साथ धीरे धीरे रोटेट के साथ आगे भी बढ़ती है। सभी प्लैनेट्स रोटेट भी करते हैं और रोटेट के साथ साथ वो धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट पे आगे भी बढ़ते जाते हैं, जिससे वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो वीनस के साथ क्या सीन है समझिए कि वीनस इतना हल्के रोटेट करता है, वीनस का रोटेशन कम है बट रिवॉल्यूशन ठीक है। मतलब मान लीजिए वीनस यहां से स्टार्ट करता है आज, तो ये पैन का कैप आप देख रहे हैं, तो वीनस यहां से रोटेट करना शुरू करा तो धीरे 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 आगे तो बढ़ता जा रहा है बट रोटेट कम हो रहा है। धीरे 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 करके ये ऐसे करके 243 डेज बाद ऐसे करके ये जस्ट सामने फिर से घूम के आएगा। समझ रहे हैं आप? मैंने सोचा है कि शायद आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं अर्थ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम अर्थ पे। ओके, तो अर्थ के बारे में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है आगे। प्लैनेट के टर्म में हम देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। सबको पता है थर्ड प्लैनेट है
अर्थ पे 1 सैटेलाइट है, अर्थ पे एक सैटेलाइट है नेचुरल जिसे हम मून कहते हैं। और आपका जो अर्थ का एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि अर्थ जो है हमारा वो आपको इसको एक चीज और याद रखिए। पहले ये देखिए, अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। सोलर सिस्टम में इसको कहा जाता है ब्लू प्लैनेट भी कहा जा सकता है नहीं सॉरी कहा जाता है। ओके, इसकी एक सैटेलाइट होती है, 3rd नंबर, ये 3rd प्लैनेट है, ठीक है, फ्रॉम सन। ओके, बाकी एक ये देख लीजिए कि अर्थ जो है हाईली डेंस है, हाईली डेंस प्लैनेट जो है वो कौन सा है, अर्थ। अराउंड 5.5 आपके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। तो जो हमारा अर्थ है वो सबसे ज्यादा हाईली डेंस प्लैनेट है। अर्थ के बारे में अभी इतना ही। और एक चीज और देख लीजिए, जो अर्थ का शेप है उसको जियोइड शेप कहा गया है, जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये अर्थ के बारे में इतना ही फैक्ट्स अभी काफी है। अर्थ के से रिलेटेड हमको बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ने हैं अभी आगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू मार्स। मार्स जो है आपका वो 4th प्लैनेट है, ठीक है, सन से। मार्स को और क्या कहते हैं, तो मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स को क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। बाकी मार्स पे 2 सैटेलाइट्स हैं, मार्स पे 2 सैटेलाइट हैं। इसको रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। मार्स पे आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है एंड पिंक सॉइल। मार्स पे जो सॉइल है, मिट्टी है, वो पिंक कलर की है, तो इस वजह से इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। ये सब हमको याद रखना है, यस हमको याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये कुछ ही ऑल ओवर आपको मैंने बताया था 290 सैटेलाइट्स हैं, तो आप मान के चलिए आपको अराउंड 7 to 8 तो रिमेंबर रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। डीमोस क्यों याद रखनी है आपको, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। क्या है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में और देख लेते हैं। आपका ये अर्थ से किस चीज में सिमिलैरिटी रखता है, तो ये 2 चीजों से। अर्थ ट्विन तो हम भले ही वीनस को कहते हैं बिकॉज ऑफ शेप एंड साइज, मैंने आपको बताया। बस मार्स भी कुछ सिमिलर है, तो वो कैसे है, एक तो है एक्सियल टिल्ट। जो मार्स का एक्सियल टिल्ट है, अर्थ का है 23.5, बट मार्स का कितना है 24 डिग्री। 24 डिग्री इसका एक्सियल टिल्ट है। दूसरा मार्स किस चीज में अर्थ से कम सिमिलैरिटी रखता है, तो वो भी देखते हैं। ये तो वो रखता है रोटेशन से। रोटेशन से क्या रखता है कि भाई अर्थ अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, मार्स भी अपना रोटेशन 1 डे लेता है, 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये 2 क्या थी, ये 2 थी सिमिलैरिटी टू अर्थ, ठीक है। ऑल्दो इसको हम क्या कहते हैं, आपका अर्थ का वो नहीं कहते हैं, अर्थ का ट्विन नहीं कहते हैं, बट ये भी कुछ सिमिलैरिटी रखता है, ठीक है। एक चीज और है मार्स में, आप याद रखिएगा, निक्स ओलंपिया। ये क्या है भाई, निक्स ओलंपिया जो है एक माउंटेन है, माउंटेन नजर, हाँ ये एक पहाड़ है, निक्स ओलंपिया नाम का एक पहाड़ है जो कि मार्स पे है। और ये आपका हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कितना है भाई, 22 किलोमीटर हाइट है सर इसकी। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा माउंट एवरेस्ट का कितना हाइट है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारे साइंटिस्ट ने जो मार्स पे है, सोचिए पहाड़, उसकी हाइट भी हमको बता रखी है कि भाई ये 22 किलोमीटर लंबा पहाड़ है, ठीक है। मार्स में बस इतना ही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मार्स के बाद, तो हम मार्स के बाद आ गया आपका जुपिटर।
जुपिटर को क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लॉर्ड ऑफ हेवन, लॉर्ड ऑफ हेवन, लॉर्ड ऑफ हेवन भी कहते हैं इसे। थोड़े बहुत फैक्ट्स आप इसके बारे में जानते होंगे। फर्स्ट थिंग इज के लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है, क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इस पे डस्टी रिंग्स एंड वोल्केनोज हैं, ठीक है, और लीस्ट रोटेशन पीरियड है, लीस्ट रोटेशन पीरियड मतलब सर रोटेशन पीरियड मैंने आपको बताया कि अर्थ 24 घंटे में अपनी अर्थ पे, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली सन के सामने 24 आवर बाद ही आ जाता है, हमारे यहाँ 24 घंटे बाद दिन निकल जाता है, तो एक जगह पे। तो जुपिटर का क्या है, जुपिटर का है अराउंड 9 आवर्स समथिंग, एग्जैक्ट कोई आपसे पूछेगा नहीं बट मैंने आपको बता दे रहा हूँ, 9 आवर्स 56 मिनट्स, 9 आवर्स 56 मिनट्स में जुपिटर अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर देता है। ओके, उसके बाद जुपिटर के पास है आपकी 79 सैटेलाइट्स, 79 सैटेलाइट्स है, यस 79 सैटेलाइट्स है, जिसमें से 72 के तो इन्होंने नाम भी हमारे साइंटिस्ट ने दे रखे हैं कि किसका क्या नाम है। इसमें से एक सैटेलाइट आपको याद रखना है, वो है गैनीमेड, गैनीमेड। इसका स्पेलिंग मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, गैनीमेड। ये क्यों हमको याद रखना है, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट कौन सा था, हमने अभी पढ़ा, मार्स का डीमोस जो है वो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का, और जो जुपिटर का गैनीमेड है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का, ये अर्थ से भी बड़ा सैटेलाइट है आपका। ओके, इसका जो साइज है वो अर्थ से भी बड़ा है, बट ये प्लैनेट नहीं है, सैटेलाइट है, बिकॉज ये जुपिटर के अराउंड अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ओके, आइए आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है ये कॉस्मोलॉजी का, और कॉस्मोलॉजी को आज हम एंड कर देंगे। इकलौता ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक है जो 1.5 घंटे में लगभग कंप्लीट हो जाता है, बाकी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। और हाँ, इन क्वेश्चन से आपको बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे प्लैनेट से रिलेटेड, तो आपको मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि किस प्लैनेट को क्या कहते हैं, कौन से प्लैनेट पे कितनी सैटेलाइट, मतलब किस प्लैनेट पे ज्यादा सैटेलाइट है। और यूपीएससी वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पे तो और भी ज्यादा पूछ लेता है, जैसे ये मैंने बताया गैनीमेड की लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, तो ये सब वो पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सैटर्न पे। जुपिटर की मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, ये कि लॉर्ड ऑफ हेवन कहते हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट है, एक आई थिंक कुछ रहा तो नहीं है ना, डस्टी रिंग्स हैं, वोल्केनोज हैं, यस यस सब कुछ कंप्लीट हो गया जुपिटर का। हाईएस्ट मास और है एक चीज कि हाईएस्ट मास वाला प्लैनेट कौन सा है, तो वो जुपिटर है, हाईएस्ट मास। इसको कंफ्यूज मत होइएगा अर्थ से जो था वो हाईली डेंस था, ठीक है। हाईएस्ट मास वाला प्लैनेट कौन सा है, तो वो आपका 5th है। आई थिंक मैंने एक चीज भूल गया, मार्स को मैंने बताया था, वो वीनस जो मैंने बताया था, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, वीनस को मैंने बताया था कि वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। साथ में एक चीज और है क्या, कि वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, क्या है वो, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक है। ये प्लीज छूट गया था, इसको देखेंगे, कुछ ज्यादा वो है नहीं। सैटर्न पे चलते हैं, ये 6th प्लैनेट है सन से। उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। तो सबसे बड़ा कौन सा था, हमने अभी पढ़ा था, सबसे बड़ा प्लैनेट तो है जुपिटर। तो जुपिटर के बाद सैटर्न आ गया आपको। सैटर्न के पास 82 सैटेलाइट्स हैं, 82 सैटेलाइट्स, और मैक्सिमम सैटेलाइट्स, सबसे इकलौता प्लैनेट जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, तो वो कौन है, सैटर्न। अब सैटर्न के पास 82 हैं, इसके पास 79 थी, 3 ज्यादा हैं, तो उन 3 के नाम देख लेते हैं। तो एक तो है आपका टाइटन, एक है आपका टाइटन हो गया आपका, फोब हो गया और टेथीस हो गया, फोब हो गया और
तिथीज हो गया। ये तीनों नाम याद रखने हैं, हाँ नाम याद रखने हैं। फोब, फोब क्यों लिखा है यहाँ पे, ये तीनों क्यों लिखे हैं? फोब की एक अपनी खासियत है, ये रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट, रोटेट नहीं, रिवॉल्व। मतलब सारे प्लैनेट्स यदि सोलर सिस्टम के अंदर ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, या सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो भी रोटेट करती हैं वो ऐसे रिवॉल्व कर रही हैं, तो इकलौती फोब एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो उल्टा ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है। ओके, बाकी सब यदि ऐसे रिवॉल्व करती हैं तो फोब जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है। ठीक है, और तो कुछ सैटर्न के बारे में खास है नहीं। लीस्ट डेंस प्लैनेट है ये, और देख लीजिएगा ये लीस्ट डेंस प्लैनेट भी है ये। हाईली डेंस प्लैनेट कौन सा था? अर्थ। आपका लीस्ट डेंस प्लैनेट कौन सा हो गया? सैटर्न। ठीक है, नाउ मूव करते हैं यूरेनस। नाउ वी विल मूव ऑन टू यूरेनस। यूरेनस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट। इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रोजन मीथेन है यूरेनस पे, इसलिए इसको ग्रीन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूरेनस के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग कि यूरेनस है 15 सैटेलाइट्स, इसके पास 15 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज के रोटेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो यूरेनस का रोटेशन है, यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी तक हमने पढ़ा था, बस वीनस का हमने पढ़ा था कि वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। तो यूरेनस का रोटेशन जो है वो नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए, रुकिए, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल का कैप है, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये अर्थ है। ठीक है, तो इसका ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया। ठीक है, तो अर्थ जो हमारा है, हमने पढ़ा, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, मतलब कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अर्थ का ये जो कैप है, इसका ये सिल्वर पोर्शन भी आपके सामने आ रहा है और ये व्हाइट पोर्शन भी सामने आ रहा है। मतलब यदि आप सन है तो सन के सामने जब ये रोटेट कर रहा है तो इसकी दोनों पोजीशन सन के सामने आ रही है। बट यूरेनस के केस में क्या है, यूरेनस आपका नॉर्थ टू साउथ रोटेट कर रहा है, मतलब यूरेनस कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, समझने की कोशिश करेगा। इससे क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि एक ही साइड प्लेनेट का सन के सामने है, दूसरा वाला साइड कभी सन के सामने आया ही नहीं। मतलब एक बार और समझिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ ईस्ट टू वेस्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अर्थ का आगे का पीछे का दोनों पोर्शन सन के सामने आ रहा है। बट यूरेनस इकलौता प्लेनेट है जो नॉर्थ टू साउथ रोटेट कर रहा है, मतलब वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसका कभी बैक पोर्शन सन के सामने आता ही नहीं। तो यूरेनस का रोटेशन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, जिसकी वजह से वन साइड ऑफ प्लैनेट डिडंट कम टुवर्ड्स सन। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये आपका यूरेनस हो गया। यूरेनस के बारे में और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज और ये देख लीजिए कि ये फर्स्ट प्लैनेट है, फर्स्ट प्लैनेट टू बी सीन बाय टेलीस्कोप। मतलब क्या है इसका, कि जैसे हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमको स्टार्स दिखते हैं बहुत सारे, तो उनमें से कुछ कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं जो हमको पता नहीं होता कि ये प्लैनेट है, बट वो प्लैनेट्स भी होते हैं। तो यूरेनस इतना ज्यादा दूर है कि यूरेनस को हम नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते, मतलब ऐसे हम स्काई में देखेंगे तो हमको यूरेनस दिखेगा ही नहीं। तो टेलीस्कोप से जब हम देखेंगे तो हमको यूरेनस दिखेगा, इसलिए इसको बोला गया कि फर्स्ट प्लैनेट टू बी सीन बाय टेलीस्कोप। ऐसा नहीं है कि टेलीस्कोप से हमको मून नहीं दिखेगा,
बट मून तो हमको नेकेड आइज से भी दिख रहा है, बट यूरेनस हमको नेकेड आइज से दिखेगा ही नहीं, इसलिए टेलीस्कोप से देखने के बाद ही हमको यूरेनस दिखेगा। ठीक है, तो यूरेनस में इतना ही था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेपच्यून। नेपच्यून का क्या है? नेपच्यून आपका 8th प्लेनेट है सीक्वेंस में सन से। ठीक है, इसको इट अपीयर्स, ये ब्लू कलर का अपीयर होता है, इट अपीयर्स ब्लू कलर। क्यों? ड्यू टू आईसी मीथेन क्लाउड्स। आईसी मीथेन क्लाउड्स मतलब नेपच्यून के ऊपर आईसी मीथेन है। हमने बताया था यूरेनस ग्रीन प्लैनेट्स को कहते हैं क्योंकि उस पे फ्रोजन मीथेन है। तो नेपच्यून जो है आपका, नेपच्यून पे ब्लू कलर का वो दिखता है क्योंकि उस पे आईसी मीथेन क्लाउड्स है। ठीक है, ये आपका कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, एक और चीज इसकी कि इट हैज लीस्ट ऑर्बिटल स्पीड, लीस्ट ऑर्बिटल स्पीड। मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड आपको मैंने मरकरी की बताई थी कि मरकरी जो है वो, मान लीजिए ये सन है तो मरकरी सन से नियरेस्ट था, उसका ऑर्बिट सबसे छोटा था, इसलिए वो एक रिवॉल्यूशन सबसे तेज 88 डेज में कर ले रहा था और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट, तो वही उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती थी। सेम चीज हम नेपच्यून की देखेंगे तो नेपच्यून सन से सबसे दूर है, इसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसलिए इसका लीस्ट ऑर्बिटल स्पीड हो गया। ठीक है, प्लैनेट्स के अंदर आपका इतना ही था। अभी तक हमने देखा जैसे सोलर सिस्टम में क्या क्या, कि हमने पहले सन देखा, सन से पहले स्टार हमने पढ़ा कि स्टार क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देखी कि स्टार कैसे बर्थ होता है, कैसे डेथ होती है उसकी। फिर हमने प्लैनेट्स देखे, प्लैनेट्स की कंडीशन देखी कि प्लैनेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। फिर उसके बाद हमने सारे प्लैनेट्स को पढ़ लिया। प्लैनेट्स में हमने, जब मैंने आपको सोलर सिस्टम बताया था, डायग्राम बनाया था, तो उसमें बताया था कि एक सन है हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स हैं, 219 सैटेलाइट्स हैं। उन सैटेलाइट्स में से मैंने आपको बहुत सारी सैटेलाइट्स बताई, जैसे कि मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ की एक सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं। फिर आपकी मार्स की 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है आपकी वो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, फिर हम स्विच करे थे जुपिटर पे, जुपिटर की मैंने बताई आपको 79 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जिसमें से हमको एक याद रखनी थी गैनीमेड, क्यों? क्योंकि वो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम थी। फिर हम मूव करें सैटर्न पे। सैटर्न पे मैंने बताया आपको कि 82 सैटेलाइट्स हैं, मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर की 79 थी, इसकी 3 ज़्यादा हैं, तो 3 के नाम हमने याद करे। आपके टाइटन, तीथीस और फोब। फोब जो क्या है? फोब आपका इकलौता ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, सॉरी रिवॉल्व करता है। फिर उसके बाद हम यूरेनस में आए। यूरेनस में हमने ये सब पढ़ा, सैटेलाइट्स तो इतनी ही पढ़नी थी हमको। ठीक है, तो प्लैनेट्स का पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम आगे मूव करेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स पे। एक चीज और देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है कि यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट है कि नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट लगाना है। क्यों? और कंट्रोवर्सी क्या है कि साइंटिस्ट ने हमारे ऑब्जर्व करा, एक बार यूरेनस का एवरेज टेम्परेचर नेपच्यून के एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा चला गया था। अब वो कैसे गया था, क्यों गया था, इसका थ्योरी तो मेरे को नहीं पता है, बट एवरेज टेम्परेचर एक बार यूरेनस का, एक ही बार यूरेनस का नेपच्यून से ज्यादा चला गया था, तो इसलिए उसको कंट्रोवर्सी कर दिया गया कि वो कोल्डेस्ट प्लैनेट होना चाहिए। बट नहीं, नेपच्यून ही कोल्डेस्ट प्लैनेट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसी को कोल्डेस्ट प्लैनेट मानना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। प्लैनेट्स हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम चलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो भी एक प्लैनेट था, वो प्लैनेट नहीं है, कहाँ चला गया, कहीं चला गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको प्लूटो को 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको 2006 में फाइनलाइज कर दिया कि प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, तो क्या है? प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को इन्होंने नाम दे दिया कि प्लूटो, तो प्लूटो को इन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि प्लूटो जो है एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो क्या सीन था इसका, क्या सिस्टम था, एक बार देख लीजिए। तो मान लीजिए ये सन है, ठीक है,
ये नेपच्यून है, ये प्लूटो है, ठीक है। तो नेपच्यून का ये ऑर्बिट था जिसमें नेपच्यून अपना रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो प्लूटो क्या करता था, प्लूटो जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता था तो प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट को कट कर देता था ऐसे करके। तो जब मैंने आपको बताया था प्लैनेट होने की क्या क्या कंडीशंस होती है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट होने के लिए ये होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इट डू नॉट इंटरसेक्ट द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट बिफोर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने से पहले वो दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो बट प्लूटो क्या करता था, ये इंटरसेक्ट करता था। क्यों? क्योंकि नेपच्यून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। नेपच्यून प्लूटो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, जिस वजह से प्लूटो अपना ऑर्बिट छोड़ के नेपच्यून के ऑर्बिट में चला जाता था, जिस वजह से उसको हमने इसने अपने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया, इसको फाइनलाइज कर दिया कि यह प्लैनेट नहीं ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ड्वार्फ प्लैनेट ही है, देख लेते हैं इसे जल्दी से कि ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था आपको कि 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। पहला है आपका सीरस, दूसरा है ह्यूमिया, तीसरा है मेक, चौथा है आपका एरिस, पांचवा है प्लूटो, ठीक है। तो सेरेस कहाँ प्रेजेंट है? सेरेस क्या है? सेरेस आपका स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। एरिस क्या है? आपका लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। ह्यूमन, ये सेरेस कहाँ प्रेजेंट है आपका? ये एस्टेरॉइड बेल्ट में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एस्टेरॉइड बेल्ट में। ये तीनों कहाँ प्रेजेंट है आपके? ये तीनों कुइपर्स बेल्ट में प्रेजेंट है, कुइपर्स बेल्ट में प्रेजेंट है। याद करिए मैंने बनाया था ये सन है, मान लीजिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जुपिटर, तो मैंने इसके बीच में ऐसे करके यहाँ पे बॉडीज बनाई थी, तो ये क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट थी। इसके बाद आपका सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून के बाद मैंने ऐसे करके एक बेल्ट बनाई थी जिसका नाम मैंने दिया था कुइपर्स बेल्ट, ठीक है। तो ये तीन कौन से? ह्यूमिया, मेक और एरिस, ये कहाँ प्रेजेंट है आपके? ये कुइपर्स बेल्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। एक चीज और, जब ये मैंने आपको बड़ा वाला सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाया था तो इसमें बस एक ये छोटा सा रह गया था। ये जो पहले वाले 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स, सॉलिड और सॉलिड प्लैनेट्स, ठीक है। और ये जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं इनको हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स। हाँ, एक और था जूवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं इनको, जूवियन प्लैनेट्स। और आपका इसका एक और टर्म यूज होता है, एक सेकंड रुकिएगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ये वाले जो हैं इनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, सॉलिड प्लैनेट्स भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं। ये वहां छूट गया था, इसको देख लीजिएगा। बाकी ये ड्वार्फ प्लैनेट्स हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्मोलॉजी का बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन यूनिवर्स। के यूनिट्स, डिस्टेंस को हम यूनिवर्स में किस यूनिट्स में मेजर करते हैं। एक सेकंड वेट करिएगा जरा बस। कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़नी है हमको? लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस